हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करते हैं। फार्म हाउस में महापौर सब सर्वेंट को जाता हुआ देखकर घबराहट में विप्लव से बोली, तुम करना क्या चाहते हैं? विप्लव भाव्या के घबराहट से भरे चेहरे को देखकर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, डोंट वरी भाव्या रावत, सॉरी माई मिस्टेक भाव्या राजवंश, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे घर के लोगों ने वो संस्कार नहीं दिया मुझे, लेकिन मेरे हर एक सवाल का जवाब दो। इतना कहकर विप्लव अपने हाथ में पकड़े बैग से सारे लेटर्स को निकालकर भाव्या के मुंह पर फेंक देता है। अचानक विप्लव का ऐसा करने पर भाव्या अपने चेहरे के सामने हाथ रखने के बाद अपना हाथ नीचे रख उन लेटर्स को देखते हुए कन्फ्यूजन में विप्लव से बोली, ये सब क्या है? विप्लव एक लेटर उठाकर भाव्या को दिखाते हुए, 2 महीने पहले तुमने इसे मुझे दिया था, कोरिया में भिजवाया था। जिसे सुन भाव्या कन्फ्यूज हो, तुम कोरिया में थे? भाव्या के कन्फ्यूज भरे चेहरे को देख विप्लव अपने दांत पीसते और किस हद तक गिरोगे मुझे हट करने के लिए? भाव्या विप्लव को गुस्से को देख अपना सिर जल्दी में नहीं में हिलाकर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही विप्लव, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मुझे कोई लेना देना नहीं था इंडिया से। विप्लव भाव्या के बात पर एक हाथ में लेटर को पकड़कर एक हाथ में भाव्या के बालों में हाथ डालकर उसे लेटर दिखाते हुए बोला, सच में तुमने ये लेटर नहीं लिखा भाव्या? अचानक विप्लव का ऐसा करने पर भाव्या थोड़ी घबराहट में उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं अपने होने वाले बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। भाव्या का ऐसा कहने पर विप्लव उसके बालों को छोड़ देता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। उसकी आंखें नम हो चुकी तो उन लेटर्स को देखते हुए वो खुद से बोला, धोखा, इतना बड़ा धोखा किया किसी ने मेरे साथ? कौन था वो जो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था? ये कहते हुए विप्लव की आंखों से आंसू की एक लकीर खींच जाती है। भाव्या विप्लव को इतना उदास देखकर थोड़ा हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखते विप्लव भाव्या के हाथ को देखकर विप्लव उसके हाथ को झटकते हुए बोला, मुझे छूने की कोशिश मत करो। भाव्या अचानक विप्लव को ऐसा करने पर थोड़ी डर जाती है और चुपचाप खड़ी विप्लव से कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो। विप्लव भाव्या के बात सुनकर गुस्से से घूरते हुए, तुम्हें यहाँ से जाने दो? बिल्कुल नहीं, मेरी पूरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने, तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं अभी भेजता हूँ तुम्हारी और मेरी सारी चेट्स तुम्हारे पति को। विप्लव की बात पर भाव्या अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए रोते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे हस्बैंड मुझसे नफरत करने लगेंगे। विप्लव भाव्या के आंसुओं को देखते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ, तुम्हें दर्द हो रहा है भाव्या? और मेरा क्या, जो हर पल मुझे तुम्हें याद करके आंसू बहाता था, उसका क्या? भाव्या विप्लव की बात में आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसा मत करो, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। मैं तुम्हें एक प्ले बॉय नज़र आता हूँ जो कभी भी किसी के ऊपर भी दिल लगा लेता है। तुम जैसे लड़कियां हम जैसे लड़कों की ज़िंदगी बस बर्बाद करती और हमें सुसाइड करने पर मजबूर कर देती। विप्लव ने भाव्या पर चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुनते भाव्या अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं नहीं, मैं हमेशा से अतुल से प्यार करती थी। भाव्या की बात सुनकर विप्लव उसे बुरी तरीके से घूर, तुम अपने पति से प्यार करती थी तो मैं कौन था? भाव्या विप्लव की बात पर उसकी तरफ देखते हुए घबराहट में, जब मैं क्लास 10th में थी तब से मैं और रतुल एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस बारे में हमारे घर वाले को भी पता था, लेकिन वो अपने स्टडी के लिए बाहर चला गया और हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने लगे। मिसअंडरस्टैंडिंग में मैंने अतुल से ब्रेकअप कर लिया और मलेशिया छोड़कर इंडिया चले आए, जहाँ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे डेयर दिया कि मैं तुम्हें किस करूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए तुम्हें किस कर लिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बात इतनी जल्दी बढ़ती जाएगी और मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहती थी तुमसे बात करके। लेकिन मुझे पता चला कि कुणाल ने शोभित भैया को मारने की कोशिश किया अदिति के लिए, जिसे पता चलने के बाद मैं डर गई कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, इसलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। और जब अतुल मेरा रिश्ता लेकर सीधा मेरे मम्मी पापा के पास पहुंच गया और उन लोगों ने इस बीच में मेरी और उसकी शादी करवा दी, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए अपने पहले प्यार को अपने पास देकर मैंने मना नहीं किया। आई एम सॉरी। भाव्या की बात सुनते ही विप्लव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। आखिर में अपना पैर कॉफी टेबल पर मारकर चिल्लाते हुए बोला, यू ब्लडी विच, तुम सच में एक चुड़ैल हो जिसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरा घर उजाड़ दिया। जिसे सुनकर अपने भाव्या अपना सिर नहीं में हिलाते, नहीं विप्लव, मुझ पर यकीन करने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया। विप्लव, जिसका पूरा चेहरा गुस्से और दर्द में लाल हो चुका था, आंसू उसके पूरे चेहरे को भिगा चुके थे, अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, सही कहा तुमने कुछ नहीं किया। रिया बिल्कुल सही कहती थी, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लिए वो लॉयल लड़की नहीं हो जितना मैं तुम्हारे लिए था। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे
साथ ऐसा क्या मिला तुम्हें मेरे साथ ये सब करके? मर जाऊंगा भाभी, मैं मर जाऊंगा, इतना प्यार कर बैठा मैं तुमसे। ये कहते हुए विप्लव की आंखों से बुरी तरीके से आंसू निकल रहे थे। उसका पूरा शरीर दर्द और डर से कांप रहा था। विप्लव की हालत देखते हुए भाव्या को डर लग रहा था। वो अपने कदम पीछे लेते हुए विप्लव से बोली, मुझे भूल जाओ, दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत करना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर भाव्या बिना विप्लव पर ध्यान दे वहाँ से दौड़ते हुए फार्म हाउस से बाहर चली जाती। विप्लव उसे नहीं रोकता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दर्द में अपने बालों को नोचने लगा। उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही थी। विप्लव वहीं पर घुटने का बल बैठकर गहरी सांस भरने लगा और एक जोरदार चीख के साथ रोते हुए बोला, आह क्यों, क्या भाव्या, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? विप्लव के चीखने की आवाज़ बाहर जाती हुई भाव्या भी सुन पा रही। तो एक नज़र फार्म हाउस को पीछे पलट कर देखने के बाद घबराहट में जल्दी से बाहर की तरफ चली जाती। इधर अंदर विप्लव गहरी सांस बढ़ाते हुए अपने दांत को पीसते हुए रोते, आज जिस तरीके से मैं तड़प रहा हूँ न, बद्दुआ है मेरी, तुम भी तड़पोगी उन हर एक शख्स के लिए जिनमें तुम प्यार करती हो, हर उन्हें लम्हे के लिए जिसका तुम्हें इंतजार हो, लेकिन वो लम्हा कभी नहीं आएगा। तड़पोगी तुम मुझसे हर खुशी के लिए जिसके लिए आज मैं तड़प रहा हूँ। मासूम दिल के साथ खेला तुमने, तुम्हारे दिल की कोई नहीं सुनेगा। वो सारी खुशियाँ छिन जाएगी तुमसे जिनके लिए तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। ये कहते हुए विप्लव पैरों से तोड़े कॉफ़ी टेबल के कांच को उठा लेता है। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। वो उसी कांच को अपनी नस पर रखते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी हो या मौत, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी खुश नहीं रहोगी। भाव्या रावत। इतना कहते हुए विप्लव अपने नस पर उस कांच के टुकड़े को चला देता है। इधर सिटी हॉस्पिटल में वैशाली अमृत की बात सुनकर उसे घूरते हुए, तुम क्या चाहते हो, जल जल कर हम पूरा काला कोयला बन जाए? मृत्युंजय उन दोनों के झगड़े को देखकर मुस्कुराने और सुधांशु धीरे से वैशाली से बोला, दीदी। सुधांशु की आवाज़ है। वैशाली उसके देखते बोले, तुम तो चुप ही रहो, हर वक्त इन दोनों का साथ देना है तुम्हें। वैशाली के झिड़क वाली आवाज़ को सुनकर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाकर, जीजू जानबूझकर झगड़ा करवा रहे हैं आप दोनों को। सुधांशु की बात सुनकर वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखने लगी जो कि मुस्कुरा रहा था। ये देखकर वैशाली मुंह बनाते हुए, सच में हम सब इतना परेशान थे आपके लिए और आपकी बदमाशी ख़त्म नहीं होती? मृत्युंजय वैशाली की बात पर मुंह बनाते हुए देखने के बाद बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरी बीवी क्यों नहीं आई? वो ठीक तो है ना, और मेरे बच्चे भी तो ठीक है ना? मृत्युंजय के सवाल को सुनकर अमृत उसकी तरफ देखते हुए, तेरी बीवी और बच्चे सभी ठीक है, लेकिन तेरे बच्चे ने तेरी बीवी को यहाँ आने नहीं दिया। अमृत के जवाब को सुनकर मृत्युंजय एक आह भरते हुए, चलो वो लोग ठीक तो है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो शाम को आएगी, मुझे पता है। ये कहते हुए मृत्युंजय वैशाली के कॉफ़ी टेबल पर रख टिफ़िन बॉक्स की तरफ देखकर आगे, और ये क्या है? वैशाली मृत्युंजय के सवाल पर मुस्कुराते हुए टिफ़िन बॉक्स को खोलते हुए, आपके लिए खिचड़ी लेकर आए हैं हम। मृत्युंजय वैशाली के मुस्कुराहट को देखते हुए कन्फ्यूज होकर, वे क्यों, मुझे नहीं पसंद खिचड़ी। वैशाली मृत्युंजय को एक नज़र घूरने के बाद टिफ़िन बॉक्स खोलकर खिचड़ी उसके सामने रखते हुए बोली, चुपचाप खाओ, पसंद हो चाहे ना पसंद हो। मृत्युंजय वैशाली की बात पर अमृत की तरफ देखते और, तुम्हारी बीवी मुझ पर क्यों हुक्म चला रही है? अमृत मृत्युंजय के सवाल पर अपने कंधे चढ़ाते हुए, आई डोंट नो, आज तक तो मेरी नहीं चली इसके सामने, तो तुम देख लो अपना। इतना कहकर अमृत सुधांशु के पास आकर उसकी बातें करने लगा, जिसे जाता हुआ एक नज़र घूरने के बाद मृत्युंजय वैशाली की तरफ देखकर, वैशाली मृत्युंजय की बात को बीच में कर, हमको कोई ना नुकुर नहीं सुनना, चूचले बहुत है आपके, खाओ चुपचाप। ये सुनकर मृत्युंजय मुंह बनाते हुए खिचड़ी उठा देखकर उसे स्मेल करने लगता। ये देखकर वैशाली का, फिनाइल मिलाकर नहीं लाए हैं हम, जो इस तरीके से सूंघ रहे हो। मृत्युंजय वैशाली के बाद मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने के बाद, मुझे खिचड़ी तो नहीं पसंद, लेकिन खुशबू से क्या पता खाने का मन करे। इतना का चम्मच टिफ़िन में घुमाने मानो वो खिचड़ी को ठंडा कर रहा हूँ। ये करते हुए मृत्युंजय टिफ़िन बॉक्स जिस बैग में आया था उसमें झांकते हुए बोला, और क्या लाई हो? मृत्युंजय के सवाल सुन वैशाली उसकी तरफ देखते हुए, घर नहीं है जो आपके हर एक चीज़ मिलेगा खाने को, जो मिल रहा है चुपचाप खाओ ना। मृत्युंजय घुरकर वैशाली की तरफ देखने के बाद खिचड़ी खाने लगा। वैशाली बड़े ध्यान से उसे देखने लगी। मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे और वो चुपचाप खिचड़ी खा रहा था। जब आधी खिचड़ी खाने के बाद मृत्युंजय मुंह बनाते हुए, इतनी बकवास खिचड़ी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई। मृत्युंजय की बुराई को सुनकर वैशाली उसके हाथ से टिफ़िन छीनते हुए बोली, मत खाओ, हम दोबारा कुछ बनाएंगे भी नहीं आपके लिए। अचानक वैशाली के टिफ़िन छीनने पर मृत्युंजय हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी है, मेरी बीवी ने भिजवाया है, चलो दो। वैशाली मृत्युंजय की बात सुनकर उसे घूरते हुए, आपकी बीवी ने नहीं भिजवाया, हमने बनाया था आपके लिए पूरी एक एक रेसिपी फॉलो करके। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसके हाथ से टिफ़िन लेते हुए बोला, तो दो ना, खाने तो दो।
मृत्युंजय के बाद तो वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, बुराई कर दिया ना हमारी खिचड़ी का, हम नहीं देंगे आपको खाने। जिसे सुनकर मृत्युंजय घूर कर वैशाली की तरफ देखने लगा। जब अमृत का फ़ोन बजने लगा, अमृत जो कि उन दोनों को ही देखकर मुस्कुरा रहा था, फ़ोन रिंगटोन सुनकर अटेंड करते हुए बोला हेलो। दूसरी तरफ से एक सर्वेंट घबराहट में बोला अमृत सर, विप्लव बाबा ने यहाँ पर फार्म हाउस में अपना हाथ काट लिया है। सर्वेंट की बात सुनकर अमृत शॉक्ड होते बोला व्हाट। अमृत की तेज आवाज़ सुन सब उसकी तरफ देखने लगे और मृत्युंजय सीरियस टोन में बोला क्या हुआ। अमृत मृत्युंजय के सवाल को अनसुना कर सर्वेंट से बोला मैं आ रहा हूँ, हाथ बांध कर रखना उसका। इतना कहकर अमृत कॉल कट कर देता है और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहता है एक दिक्कत आ गई है, तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। इतना कहकर अमृत वहाँ से जाने लगा, जिसे देख मृत्युंजय हड़बड़ी में उठने लगा। जब उसके पैर कांपने लगे, ये देखते हुए वैशाली उसे पकड़ते हुए बोली आप बैठो, आपकी कमजोरी हो। मृत्युंजय वैशाली के हाथ को पकड़े अमृत की तरफ देखते हुए बोला अमृत बताओ मुझे क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। अमृत मृत्युंजय के पास आकर उसे ठीक से सोफे पर बैठाते हुए तुम चुपचाप बैठो, मैं आ रहा हूँ ना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर अमृत वार्ड से बाहर चला जाता है और मृत्युंजय बस सोचता रह जाता है कि हुआ क्या है। मृत्युंजय को इतना परेशान देखकर वैशाली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए भैया ज़्यादा मत परेशान हो, कुछ नहीं हुआ होगा। मृत्युंजय वैशाली की बात अपना सिर हिला देता और सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहता है खिचड़ी खाओ। ये सुनकर मृत्युंजय एक नज़र सुधांशु की तरफ देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिला देता है। अमृत को परेशान देखकर मृत्युंजय ऑलरेडी परेशान हो चुका था। इधर अमृत की गाड़ी फुल स्पीड में भागते हुए आकर फार्म हाउस की पार्किंग लॉट में रुकती है तो वो देखता है कि बाहर ऑलरेडी एक गाड़ी रुकी हुई थी, जिसे देखते हुए अमृत दौड़ते हुए फार्म हाउस के अंदर आता है, जहां पर सर्वेंट साफ सफाई कर रहे थे। जिसे देखकर अमृत सर्वेंट से बोला विप्लव कहाँ है। अमृत के सवाल को सुनकर सर्वेंट उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कमरे में है। अमृत सर्वेंट की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। अमृत जब रूम में पहुंचता है तो देखता है वहां अदिति, अनमोल और रिया बैठे हुए थे और विप्लव बेहोश बिस्तर पर लेटा हुआ था। रिया की आंखों में नमी थी और वो लगातार बेहोश पड़े विप्लव को देखे जा रही थी और अनमोल विप्लव के हाथ की मलहम पट्टी कर रहा था। अमृत सारी सिचुएशन को देखते हुए अनमोल से बोला ये सब क्या हो रहा है। अमृत की आवाज़ सुन शव की गर्दन उसकी तरफ मुड़ गई। अदिति रोते हुए अमृत से बोले आई एम सॉरी भैया, मैंने आप लोगों से बात छुपाई। जिसे सुनकर अमृत उनके पास आकर एक नज़र विप्लव को देखने के बाद हुआ क्या है ये बताओ, ये सब तमाशा क्यों कर रहा है ये। अनमोल अमृत के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोला इसका ब्रेकअप हुआ है। अमृत अनमोल के जवाब को सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए ब्रेकअप ही तो हुआ है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिया अमृत की बात सुनकर नम आँखों से उसकी तरफ देखते हुए मैंने पहले ही कहा था इसे, वो लड़के इसके लायक नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ़ मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था और देखो क्या कर दिया। अमृत उन लोगों की बात सुनकर अदिति से बोला तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। अमृत के सवाल पर अदिति उसकी तरफ देखते हुए बोली जब आप लोगों ने मुझे वापी के बारे में घर में पूछा तब मैंने उसे कॉल किया था। जब उसने मुझे बताया कि वो ऑडियो कैफे में भाव्या से मिलने वाला है, उसके बाद वो लोग फार्म हाउस चले आएंगे। काफ़ी देर बाद जब मैंने उसे कॉल किया उसने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया तो मैंने रिया दीदी को फ़ोन किया। फिर उन लोगों ने मुझे एकेडमी से पिक किया और हम सीधा यहाँ आ गए तो देखा घर में कोई भी सर्वेंट नहीं था और विप्लव जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी नस कटी हुई थी। ये कहते हुए अदिति की आंखों से आंसू की एक लकीर खींच जा, जिसे सुनते हुए अमृत अपना सिर हिला अनमोल की तरफ देखते हुए उसे अस्पताल में एडमिट कराना होगा। अनमोल अमृत की बात अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला ज़रूरत नहीं है, मैंने मलहम पट्टी कर दी, अब खून नहीं बह रहा है। जिसे सुनकर अमृत अपना सिर हिला फ़ोन निकालते हुए बोला ठीक है, मैं फिर भी डॉक्टर बुला लेता हूँ, वो अच्छे से चेक कर देगा। अनमोल अमृत की बात पर अपना सिर हिला देता है। जब अमृत का फ़ोन बजने लगता है वो देखता है उसे शोभित फ़ोन कर रहा था। जिसे देखते हुए अदिति जो अमृत के पास खड़े थे अमृत से जल्दी से बोली प्लीज़ भाई मत बताइए उन्हें, वो बहुत गुस्सा करेंगे। जिसे सुनकर अमृत अदिति की तरफ देखते हुए लेकिन विप्लव ने जो कुछ किया इस बारे में घर में बताना ज़रूरी है। इतना कहते हुए अमृत शोभित का फ़ोन अटेंड कर लेता है। अमृत का फ़ोन अटेंड करते ही दूसरी तरफ से शोभित बोला हेलो आप कहाँ हो। राघव हॉस्पिटल भाई से मिलने गया तो भाई ने मुझे कॉल करके कहा कि कोई दिक्कत है, कहाँ हूँ आप। शोभित के सवाल को सुनकर अमृत कुछ पल चुप रहकर बोला सारंग फार्म हाउस में हूँ। जिसे सुनकर शोभित थोड़ा कंफ्यूज होते बोले सारंग फार्म हाउस, आप वहाँ क्या कर रहे हो। शोभित की बात पर अमृत कुछ कहता उससे पहले अदिति उसके हाथ से फ़ोन लेकर शोभित से बोली मैंने कभी भी फार्म हाउस नहीं देखा था ना, बस इसलिए हम देखने चले आए। अदिति की आवाज़ सुनकर शोभित अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला तुम वहाँ क्या कर रही हो। अदिति शोभित की बात पर फिर से बोली कहाँ ना घूमने आए थे। जिसे सुनकर शोभित अपने दांत पीसते हुए बोला
शारंग फार्म हाउस में हीरे जवाहरात नहीं लगे जो उसे देखने के लिए तुम घूमने गई हो। शोभित की बात सुनकर अदिति कुछ पल चुप रहकर बोली, मैं आपसे नाराज़ थी ना, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी। अदिति के बात सुनकर शोभित अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने अब तुम्हें कॉल नहीं किया था, अमृत भैया को कॉल किया था, तो फ़ोन उन्हें दो। शोभित की बात पर अदिति फ़ोन रखते हुए बोली, बाय। इतना कहकर अदिति कॉल कट कर देती है और फ़ोन अमृत की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, प्लीज़ घर में किसी को मत बताइए। अनमोल अदिति की बात सुनकर बोला, घर में इस बारे में सबको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये लड़का कुछ भी करता रहेगा। अदिति अनमोल की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, घर में अगर किसी को पता चला तो भाभी पर सब बहुत गुस्सा करेंगे। अदिति के बात सुन अनमोल थोड़ी सख्त आवाज़ में बोला, उसने कोई इनाम पाने वाला लायक काम नहीं किया है। जिस लड़की ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, उसके साथ प्यार का दिखावा किया, उसके लिए ये बेवकूफ़ी करने जा रहा है। अदिति अनमोल की बात सुनकर धीरे से बोली, जिनसे हम बेशुमार प्यार करते हैं और वो हमें छोड़कर चले जाते हैं तो जीने का मन नहीं करता। मैंने एक्सपीरियंस किया है, तभी बता रही हूँ। अनमोल अदिति के बात पर अमृत की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी टू स्टे, लेकिन मैं बुआ को बताऊँगा। इतना कहकर अनमोल अपना फ़ोन निकाल कर सीधा रचना को कॉल कर देता है। अमृत एक नज़र अनमोल की तरफ देखने के बाद विप्लो के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और लेकर सीधा कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। ये देखकर अदिति, अनमोल और रिया भी अमृत के पीछे पीछे चले जाते हैं। अमृत विप्लो को बाहर गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए बोला, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। जिसे देख अदिति जल्दी से अमृत के साथ बैक सीट पर बैठते हुए बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। रिया अदिति की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। इतना कहकर रिया अनमोल की तरफ देखती है तो अनमोल अपना सिर हिला देता है, जहाँ से उनकी गाड़ी सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।